Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Myself Ilyas Ahmad Mir, teacher at Al Ghani International Islamic Institute, Gagadullah. Dear students, today we are going to start our new chapter, that is factors that affect climate. And also our topic is the same, the factors that affect climate. So let us start our topic. जो ये टॉपिक है ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, यानी वो कौन से ऐसे वजूहात है जिनकी वजह से जो क्लाइमेट यानी आबो हवा है इस पे असर पड़ता है। तो इसके बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। इन दो टर्म्स के बारे में हमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। पहले क्लाइमेट it is the average weather condition of a place over a period of time many years। यानी जो ये क्लाइमेट किसी भी एवरेज वेदर कंडीशन मौसम की हालात, किसी जगह की मौसम की हालात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन वो उस हालात के बारे में जब हम जानेंगे वो कुछ बहुत सारे बरसों तक उस मौसम को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब हम उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम उससे किसी टाइप के क्लाइमेट का नाम देते हैं, तो इसे क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद जो वेदर इट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस यानी आबो हवा, या हम कह सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें कौन से ऐसे ये जैसे बारिश होती है या धूप होती है। तो ये तो हर रोज़ नहीं होती, कभी तो बारिश होती है, कभी धूप होती है, या कभी विंड होती है, ज़्यादा विंड होती है या कम होती है, ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं ये, तो उसे हम वेदर कहते हैं। वो इसका मतलब जब हम इन दोनों के बारे में जानते हैं उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये वेदर है, वेदर को हम जब बहुत सारे ईयर्स का वेदर हम इकट्ठे करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो ये रिकॉर्ड करने वाले होते हैं उन्हें हम मीटीरोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी वो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद किसी रीजन को किसी मुख्तलिफ क्लाइमेट जोन का नाम देते हैं। इस वेदर को रिकॉर्ड करते हैं अबाउट अप टू या कम से कम 30 ईयर्स, मैनी ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 साल तक जब ये डेटा रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम इससे किसी मुख्तलिफ क्लाइमेट जोन का नाम देते हैं। टॉपिक की तरह जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। जब हमें पता होगा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स के बारे में जान सकते हैं। तो हमने जाना कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, अब हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसके 6 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ये हमारा क्लाइमेट है ये मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। वो 6 फैक्टर्स क्या है, आज हम पहले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स six factors। Is first step। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 फैक्टर्स, उन 6 फैक्टर्स में हम पहले फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे आज। जो पहला फैक्टर क्या है, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर सेंटर लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं ग्लोब पे, तो जिससे हम अर्थ को स्टडी कर सकते हैं, उसके मॉडल पे हम स्टडी कर सकते हैं, उससे हम इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पे इक्वेटर, तो उससे दूरी, जितनी दूरी होगी उतना ही, जितना एरिया वहाँ से दूर में पड़ता कोई एरिया, वहाँ का क्लाइमेट
उस पर असर पड़ता है उसकी वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल असल में सर्कल नहीं, ये एक साइड ज़मीन का एक तह मैंने यहाँ पे उसका मॉडल बनाया, एक साइड उसका। ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, सेंटर लाइन यहाँ पे जो एरिया है ये 0 डिग्री होता है। यानी यहाँ से जब यहाँ इस साइड को हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट से सनराइज होता है। जब सनराइज होता है तो उस वक्त यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे सन की बॉल है, यहाँ से जब हीट रेज आती है तो ये डायरेक्टली पड़ते हैं इक्वेटर के एरिया पे। इक्वेटर के एरिया यहाँ से हम ले सकते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ। इसके दरमियान का जो एरिया है इसे हम टॉरेट जोन क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉरेट जोन क्लाइमेटिक रीजन यानी यहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है। यहाँ हम कह सकते हैं वेरी हॉट क्लाइमेटिक रीजन। यहाँ पे इसे हम वेरी हॉट क्लाइमेटिक रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सन की रेज गिरती है इस पे, ये सीधे इसी एरिया पे पड़ते। ये स्केटर यहाँ पे ज्यादा इनको एरिया ट्रैवल नहीं करना पड़ता यहाँ इस एरिया तक पूछने के लिए। इसीलिए यहाँ का एरिया इसमें जो एरिया पड़ता है, जो प्लेसेस पड़ती है इस एरिया में, तो उनका टेम्परेचर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट जो वहाँ का है वो हॉट होता है। तो उसके बाद इसका एरिया हमने ये मान लीजिए ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया है, और साउथ में जब हम जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है ये टॉरेट जोन क्लाइमेटिक रीजन में आता है। यानी यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है, वेरी हॉट क्लाइमेट। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के दरमियान नॉर्थ की ओर जब हम देखेंगे। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो ये इक्वेटर है ये अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से ऊपर की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे भी कुछ जो मैंने हाफ सर्कल डाले यहाँ पे, ये क्या है? ये असल में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स को दिखाती है। यहाँ अर्थ को मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करती है, और साउथ में भी ऐसे ही। जब हमने इसके बारे में पढ़ा जो टॉरेट जोन के बारे में, जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया टॉरेट जोन में पड़ता है, उसके बाद हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह जाएंगे। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे ये लाइन, ये सर्कल हाफ सर्कल है, ये यहाँ से यहाँ तक आर्टिक सर्कल तक जो ये एरिया पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये एरिया है ये टेम्परेट जोन में पड़ता है। टेम्परेट जोन यानी यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर, ना ही नाइदर वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर हम कह सकते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ये मॉडरेट होता है। यहाँ पे ना ही ज्यादा सर्दी होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। तो इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के दरमियान का जो एरिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम टेम्परेट जोन क्लाइमेट रीजन का नाम देते हैं, या मॉडरेट क्लाइमेट रीजन का नाम देते हैं। उसके बाद ऐसी अब उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम जब देखेंगे यहाँ पे आर्टिक सर्कल, मैंने यहाँ पे लिखा है आर्टिक सर्कल से लेकर जो नॉर्थ पोल यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? नॉर्थ पोल, उससे हम कह सकते यहाँ तक का जो एरिया है यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्दर्न पोल तक का जो एरिया पड़ता है
इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। और यहाँ जब हम साउथ की ओर जाएंगे, यहाँ पे भी आता है फ्रिजिड जोन, एक एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी साउथ साउथ पोल तक का जो एरिया है फ्रिजिड जोन क्लाइमेटिक रीजन हम इसे कह सकते हैं। अब हम अब आप कह सकते हैं कि आपका सवाल होगा कि इन्हें हम ऐसे नाम हमने ऐसे नाम क्यों दिए हैं, या यहाँ पे टेम्परेचर क्यों हाई होता है, यहाँ पे हाई क्यों होता है, यहाँ मॉडरेट क्यों होता है, यहाँ पे वेरी कोल्ड क्यों होता है। वो वजह ये है कि जो ये सन है, यहाँ पे जब ये सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती है इक्वेटर के एरिया पे, तो इसलिए यहाँ पे हीट इसकी जो हीट है ये किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ेगी तो वो ज़्यादा हीट इसकी हीट रेज में ज़्यादा कैपेसिटी होगी, तो इसीलिए वहाँ पे कि जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उससे ज़्यादा हीट लगती है। तो उसके बाद जब ये स्कैटर होती है, जब इसे यहाँ पे जब जाना होगा टेम्परेट जोन में, यहाँ हम मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन में जब पड़ते हैं, तो यहाँ तक इनको थोड़ा सा एरिया ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो जब ये एरिया ट्रैवल करते हैं तो ये स्कैटर होते हैं, इसलिए इन रेज की कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू टॉरेट जोन रीजन से। तो इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। उसके बाद जो ये तीसरा हमने पढ़ा फ्रिजिड जोन, यहाँ से भी है यहाँ से भी है, टेम्परेट जोन यहाँ से भी यहाँ, और टॉरेट जोन ये एरिया है। तो फ्रिजिड जोन जो है दोनों साइड, साउदर्न साइड में भी और नॉर्दर्न साइड में भी, जब हीट रेज यहाँ से जाती है यहाँ तक जाती है, ये इनको उससे ज़्यादा एरिया ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वहाँ तक पूछते इनकी कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है। ये भी हमें पता है कि जो ये सन है ये इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हमें देता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। जैसे आप सुबह शाम देखते होंगे, जब सुबह सूरज सनराइज होता है तो उस वक्त उसकी हीट हम महसूस नहीं करते उतनी, और जब वो इवनिंग के वक्त जब उससे सन सेट होने का वक्त होता है उस वक्त भी हम उसकी हीट महसूस नहीं करते। और जब नून टाइम होता है, यानी हम कह सकते हैं 12 से 2 बजे तक का टाइम जो होता है, उस वक्त हम उसकी हीट ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, हमारी हेड पे होती है डायरेक्टली। उसकी हीट रेज जो है हमारे सिर पे, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं अपनी, हमारे ओवरहेड हमारे सिर पे पड़ती है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा हीट महसूस होती है। तो सुबह शाम उन्हें ज़्यादा एरिया ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें उसकी हीट कम महसूस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, अगर हम यहाँ पे हम जैसे ये जो इक्वेटर यहाँ नॉर्थ में जो इंडिया है, यहाँ पे लास्ट में ये मॉडरेट जोन में थोड़ा सा इसका आता है, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे आता है, जैसे दिल्ली या उससे नीचे वाले कंट्री स्टेट जो होते हैं, जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेट जो है इनका ये इसमें आते हैं, टॉरेट जोन में आते हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। और जब कश्मीर की बात, जब नॉर्दर्न साइड की बात करते हैं हम, वहाँ पे कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, वो यहाँ पे आते हैं, वो टेम्परेट जोन में आते हैं। तो ऐसी जो ही हम इक्वेटर के एरिया से दूर जाएंगे, चाहे साउथ की ओर चाहे नॉर्थ की ओर, तो हमें जो हीट की रेज होंगे वो हम पे उनका असर कम होगा। तो इसी के साथ हम आज का जो ये टॉपिक है ये कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा जो फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। चलो।